डियर कैंडिडेट, वेलकम टू द सीएफएस। आज हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारे एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। और खास करके जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उनके पर्सपेक्टिव्स ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। सबसे पहले देखते हैं हम। तो आज हम बात कर रहे हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं आज? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। अगर बहुउद्देशीय रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करें, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट की, तो उसमें आप देखेंगे तो भारत की जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है वो 1948 में कौन सी बनाई गई? दामोदर नदी घाटी है। अच्छा, इसकी प्रेरणा जो ली गई है वो हमने एक जगह से ली है, जो परिस्थितियां और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस बन रही थी भारत में किसकी? दामोदर की। और ठीक वैसे ही अमेरिका में एक नदी घाटी परियोजना थी जिसे हम कहते हैं टेनेसी रिवर। तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरणा लेकर भारत ने क्या किया? 1948 में हमने अपनी पहली मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। और जिस नदी किया उस नदी कौन सी है? दामोदर। और कहां पर है? वेस्ट बंगाल वाला पूरा बेसिन है। अब हम देखते हैं तो दामोदर पर ही क्यों किया गया, किसी और रिवर पे होता? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि दामोदर रिवर को, यानी कि दामोदर को जो हम कहते हैं तो वो कहते हैं बंगाल का शोक। दामोदर क्या कहलाती है? ये बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोसी कहलाती है बिहार का शोक। ठीक। दूसरी चीज, दामोदर को कहते हैं भारत की रूर नदी। ये भारत की रूर नदी, इसको भारत की रूर नदी भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूर एक एरिया है और वो कहां पे है? वो जर्मनी में है। और वो फेमस है किसके लिए? कोयले के लिए। ऐसे ही भारत का सर्वाधिक कोयला जो मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? वो दामोदर नदी घाटी में ही है। सबसे ज्यादा कोयले के क्षेप यहीं पर है। समस्या क्या थी? ये बंगाल का शोक क्यों कहलाती? कि बंगाल के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो दामोदर के कारण क्या होता था? प्रत्येक वर्ष यहां पर क्या आती थी? बाढ़ आती थी। यानी कि इस नदी के कारण। और इसके कारण क्यों आती थी? क्योंकि कोलकाता से ठीक 48 किलोमीटर पहले आप देखेंगे तो ये रिवर क्या करती है? ये तनाव लेती है, क्योंकि इसके रास्ते में क्या आ जाती है? ऊंचाई आती है। अब ऊंचाई के कारण ये क्या करती है? इसका पार्श्व भाग है वो पानी के कारण क्या लेता? तनाव लेता है, जिससे बहुत बड़ा एरिया जलमग्न होता था प्रत्येक वर्ष। और ये समस्या कहाँ की थी? बंगाल की थी। तो हमने सोचा कि बहुउद्देशीय इसको क्यों कहा गया? बहुउद्देशीय इसलिए बोला हमने कि ऐसा किया जाए कि इसको इस प्रकार से यूज करें ताकि न सिर्फ बाढ़ को नियंत्रण कर सकें बल्कि हमारे और उद्देश्य हैं वो भी पूरे हो सकें। अब वो कैसे पूरे होंगे? चलिए उनको देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्हें बहुउद्देशीय क्यों कहा गया, उसके पीछे का कारण देखिए आप। बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज, यानी कि इसे बहुउद्देशीय बोलने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले कि अगर कोई रिवर है जिसमें लगातार बाढ़ आ रही है तो उस पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक बांध बना देंगे। अब जब हम बांध बनाएंगे तो इसके ठीक पीछे जो है क्या हो जाएगा? ये जलाशय होगा। जैसे भारत में आप देखते हैं बहुत सारे जलाशय हैं। गोविंद सागर आपको पता होगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है रेहंद बांध के निकट है। तो ये जलाशय होता है, इसे रिजर्वायर बोलते हैं, बहुत बड़ा है। तो इससे सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य पूरा होगा कि इस नदी के अगले वाले भाग में जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी उस बाढ़ पर क्या कर लेंगे? हम नियंत्रण कर लेंगे। यानी कि पहले उद्देश्य की हमारी पूर्ति हो रही है कि हम उससे क्या कर रहे हैं? बाढ़ को नियंत्रण कर रहे हैं। दूसरी चीज आप देखते हैं कि जहां पर ये बांध है उसके आसपास में यदि कोई ऐसा एरिया है जहां पर क्या है कि जल संसाधनों की कमी है, सूखे की समस्या है या सिंचाई के लिए जल साधन उपलब्ध नहीं है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? जो सूखा पड़ गया है उससे भी हम निपट सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में वाटर रिजर्व है। सूखा है, उसके अलावा आप देखते हो तो यहां से सिंचाई के लिए हमें क्या मिल सकता है? जल की आपूर्ति हो सकती है। यानी एक बांध बनाने से आपने देखा तो तीन उद्देश्य तो लगातार पूरे। आने वाले एरिया में, अगले एरिया में जो बाढ़ आती थी वो नियंत्रण हो गई। दूसरी चीज, अगर किसी आसपास के एरिया में सूखा पड़ा है तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? एक नहर निकाल सकते हैं। जैसे हरी के बांध, सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरी के बांध है जहां से भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर निकाली गई, जिसे क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर। और खास करके उससे सबसे अधिक लाभ जिस राज्य को मिलता है वो है राजस्थान। दूसरी चीज देखते हैं कि हमारा ये रिजर्वायर है, हम यहां क्या कर सकते हैं? यहां पर मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। मछली छोड़ दो, यहां पे मत्स्य पालन होगा।
यानी एक उद्देश्य हमारा और पूरा हुआ कि यहां से हम क्या कर सकते हैं कि फिशरीज यानी मत्स्य पालन कर सकते हैं। दूसरा चीज आप देखें तो अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोलिक इंजन या डायनेमो लगाया है तो आप यहां से क्या कर सकते हैं कि पानी की जो धार है इसको छोड़ करके इसकी गतिज ऊर्जा से आप क्या कर सकते हैं, टरबाइन को घुमा करके विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है, जिसे बोलते हैं जल विद्युत। तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से जल विद्युत उत्पादन भी हो सकता है, जल विद्युत उत्पादन हो सकता है। और आपको पता होगा कि भारत में लगभग 12 से 13% कुल विद्युत आपूर्ति में योगदान है किसका, जल विद्युत का। ठीक, उसके अलावा आप देखो तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कैफेटेरिया, यहाँ पर रेस्टोरेंट इस किनारे, और 2-3 यहाँ पर क्या डाल दो आप, बोट डाल दो, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक पर्यटक स्थल भी होगा, यानी कि ये टूरिस्ट प्लेस भी हो जाएगा, ये पर्यटक स्थल या पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है। अब इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भारत में आधुनिक भारत के क्या होंगे, मंदिर होंगे, और आधुनिक भारत के क्या होंगे, टूरिस्ट प्लेस और पिकनिक स्पॉट होंगे। तो आपने देखा एक बांध यदि हमने इस रिवर पर बनाया है तो उसके कारण हमारी कितनी आपूर्ति हो रही है, यानी बाढ़ नियंत्रण, सूखा नियंत्रण, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकता है, या मत्स्य पालन हो सकता है, बिजली उत्पादन हो सकता है, टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड देम मल्टीपर्पज, यानी कि बहुउद्देशीय, यानी एक से अधिक जो उद्देश्य हैं वो हमारे कैसे हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दामोदर नदी को। जब दामोदर नदी की तरफ हम देखते हैं तो आ जाइए, एक ब्लैक पेज दीजिए कंप्यूटर जी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम तो सबसे पहले देखते हैं दामोदर के। तो दामोदर को आप देखोगे तो झारखंड में एक जगह पड़ती है, झारखंड में पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को कहते हैं पलामू। ठीक, यानी कि झारखंड में पलामू की पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों से उद्गम है, इन्हीं पहाड़ियों से उद्गम है किसका, दामोदर का। ठीक, और ये पहाड़ियां हैं कहाँ, झारखंड में हैं। ठीक, झारखंड में देखेंगे तो यहाँ पर ये पहाड़ियां हैं। ठीक, पलामू की पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक, इसी के ऊपर धनबाद है। ठीक, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो कोयले के निक्षेप के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे ही आप झारखंड से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक एरिया मिलेगा जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर पठार, यानी कि ये एरिया जो है ये क्या कहलाता है, छोटा नागपुर पठार, यानी कि इसे हम कहते हैं छोटा नागपुर पठार। ये आपका छोटा नागपुर पठार है। ये छोटा नागपुर पठार है, और छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय स्थल, द हार्टलैंड ऑफ मिनरल्स, कि भारत का रूर प्रदेश बोले छोटा नागपुर पठार, कि भारत में खनिज संसाधन सर्वाधिक कहाँ हैं बोले कि छोटा नागपुर पठार, क्योंकि छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल की जो बेल्ट है ये तीनों मिनरल्स के मामले में सबसे धनी राज्य भारत के, और उनके हिस्से में क्या आता है, ये छोटा नागपुर पठार वाला सिस्टम आ जाता है। तो आप देखते हो यहां से रिवर निकलेगी, तो यहां से जब ये रिवर निकलती है जिसे हम दामोदर के नाम से जानते हैं, तो ये रिवर निकलती है तो ये क्या करती है, छोटा नागपुर पठार को 2 हिस्सों में डिवाइडेड कर देती है। यानी कि ये क्या करेगी, ये छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, और 2 भागों में विभाजित करने के उपरांत आप देखते हैं तो दोनों भागों के नाम जो है वो बदल जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो इसका एक तो एरिया कैसा हो गया, इसका उत्तरी, जब इसके बीचों बीच से होकर गुजर जाती है दामोदर, बीचों बीच से होकर गुजरेगी तो एक बनता है उत्तरी और दूसरा बनता है दक्षिणी। तो ऊपर वाले में हम देखते हैं तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं हजारीबाग का पठार, ये आपका हजारीबाग, हजारीबाग का पठार है, और नीचे का बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रांची का पठार। तो आप देखते हैं ये रिवर क्या करती है, ये 2 भागों में बांट देती है किसको, छोटा नागपुर पठार को, जिसमें आप देखते हैं ऊपर वाला हिस्सा क्या है, हजारीबाग, और निचला वाला क्या है, रांची का पठार। और टोटल संपूर्ण नागपुर पठार को बोलते हैं भारत का हृदय स्थल खनिज संसाधन की दृष्टि से, द हार्टलैंड ऑफ इंडिया एट द पॉइंट ऑफ मिनरल्स, ये पूरा सिस्टम कहलाता है। अब दामोदर जो है वो मिलती जाके उस नदी से जिसके किनारे कोलकाता स्थित है। ठीक है, सही सोच रहे हैं आप, गंगा नदी की ही एक वितरिका होती है यहां से, और इस नदी का नाम होता है हुगली, और कोलकाता जिस नदी के तट पर है वो नदी कौन सी है, हुगली। गंगा की ही एक वितरिका होती है हुगली,
और हुगली में जाके ये नदी कोलकाता के समीप 48 किलोमीटर पहले वहाँ पे मीट करती है। यहाँ पर है कोलकाता आपका, ठीक, ये कोलकाता है यहाँ हुगली के किनारे ही, और यहीं पे जाकर के ये मिलती है। इसलिए कोलकाता में बाढ़ का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था। इसका ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे आप, बैनेज सिस्टम देखेंगे तो बैनेज सिस्टम इसका ये है। इसका बेसिन अगर हम देखते हैं तो बेसिन में इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें एक नदी है जो इधर से आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है बराक। ये बराक है, ये मिलती है इसमें। बराक के बाद में एक नदी और आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है कोनार। ये कोनार नदी है, ये भी आके मिलती। एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है जमुनिया, ये जमुनिया आके मिलती है। फिर आप देखते हैं एक नदी और आकर के मिलती है इस नदी में ही, तो उसका नाम है नुनिया। नुनिया ये रिवर आकर के मिलती है। अब इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है वो एक नदी आकर के यहां मिलती है, इसमें इस नदी का नाम है साली, ठीक। और ऊपर आप देखते हैं तो एक नदी आकर के हुगली में मिलती है जिसका नाम है अजय। ये अजय नदी है और ये सहायक नदी है किसकी, ये हुगली की सहायक है। अब आप देखते हैं ये पूरा का पूरा एरिया जो कहलाता है ये कहलाता है दामोदर नदी बेसिन, ठीक। बहुत लार्जेस्ट है। आप देखते हैं तो पूरा मिनरल स्थल भी है। रांची के पठार, वो हजारी जो छोटा नागपुर पठार, उसके क्या किया, दो भागों में विभाजित कर दिया, ठीक। सबसे ज्यादा कोयले के निक्षेप इसी में है। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर इनको सबको कंट्रोल्ड किया जाए तो आप देखते हैं, अगर आपने देखा होगा कहीं और सुना हो, मूवी देखी होगी आपने जो बहुत फेमस थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर की पूरी कहानी किस पर आधारित है, धनबाद, ठीक। और धनबाद उस समय तो कहाँ था, बिहार में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ, ये झारखंड में है। गैंग्स ऑफ वासेपुर पूरा इसी के इर्द गिर्द, और सबसे बड़ी लड़ाई होती है किस चीज को लेके, कोयले के लिए, ठीक। और वो धनबाद जो है वो कहाँ है, वो झारखंड पलामू पहाड़ियों के आसपास का ये टोटल एरिया आप देखेंगे तो न सिर्फ धनबाद बल्कि बहुत सारी ऐसी खदानें आपको यहां मिलेंगी, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी मिलेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने इस पर बांध बनाने स्टार्ट किए। तो सबसे पहले हमने बराक नदी पर एक बांध बनाया जिसका नाम दिया तिलैया, तिलैया बांध बनाया। उसके बाद में एक बांध हमने और बनाया यहां पर जिसका नाम दिया हमने मीथेन, और फिर एक बांध इस नदी पर बनाया जिसका नाम दिया हमने कोनार, और एक बांध हमने यहीं आकर के बनाया किस पर, दामोदर पर, उसको नाम दिया पंचेत हिल, उसको नाम दिया हमने पंचेत हिल। तो कुल मिलाकर के देखें आप, एक, ठीक, इधर देखें 2, इधर देखें 3 और इधर देखें 4, यानी कि हमने 4 बांध बना दिए इस नदी पर और उसकी सहायक नदियों पर। यही टोटल मिलाकर के जो कहा जाता है इसे कहते हैं दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, ये थी। अब देखिए कारण क्या था, इसमें कुछ एरिया ऐसा है जिसे क्या चाहिए थी, विद्युत चाहिए थी। कुछ एरिया ऐसा है जिन्हें पानी बहुत चाहिए था, ठीक। यानी कि इसके आसपास में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे, पश्चिम बंगाल में बर्नपुर है, कुल्टी है, ठीक, दुर्गापुर है। ये तीनों के तीनों स्टील प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। इन्हें 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, एक तो इन्हें चाहिए बिजली और दूसरा चाहिए था इन्हें क्या, जल। तो इन सबसे आपूर्ति करने के लिए हमने ये पहली अपनी परियोजना बनाई 1948 में, और इसको नाम दिया हमने क्या, इसे बोला हमने कि ये हमारी दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। मैं समझता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे काम आएगा, ठीक। आगे देखते हैं हम। तो इसके बाद में सबसे पहले देखते हैं कि जल विद्युत बनती कैसे है। तो जल विद्युत बनने के लिए सबसे जो मेन कंडीशंस हैं, जो सबसे बड़ी आवश्यकताएं होती हैं, वो यही होती हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ क्या बनाया, एक डैम बनाया। ये हमने एक डैम बनाया और इस जगह क्या है, हमारा रिजर्वॉयर है, पानी है, भरा हुआ है। अब यहां से इतना हैवी प्रेशर है और इस पानी को हम छोड़ते हैं किधर की ओर, टरबाइन की ओर। अब टरबाइन क्या करती है, घूमती है। जब टरबाइन घूमेगी तो आपको पता है कि जो पानी है वो यहां घूम के कहां जाएगा, यहां। ये टैंक है हमारा रिजर्वायर है और इससे हम इस पानी को आगे भी भेज सकते हैं, लेकिन एक निश्चित निर्धारित मात्रा में। अनाप शनाप नहीं जाएगा पानी, ताकि आगे वाले एरिया में बाढ़ ना आ सके। तो आप देखते हैं, तो ये जो हम इससे हम बिजली बनाते हैं और इसी बिजली की हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। बस कुछ नहीं, यही टरबाइन है। टरबाइन को अगर मान लो आप, तो ये क्या है, ये एक डायनामो का बहुत बड़ा रूप है। डायनामो अगर हम बोलें तो बहुत बड़ा रूप। डायनामो का मुख्य कार्य क्या होता है, यही होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। इसी टरबाइन को अगर आप हवा के वेग से घुमाएंगे, वायु के वेग से घुमाएंगे,
तो वो पवन चक्की कहलाती है, उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। समुद्री लहरों के किनारे लगा दिया आपने, ओटेक एनर्जी कहते हैं। कहीं पर अगर गीजर निकल रहे हैं तो वो भूतापीय ऊर्जा होती है, उसकी भाप से हम घुमा लेते हैं टरबाइन को। यहां हम क्या कर रहे हैं, नदी पर बांध बना करके उसका जो पानी है वो छोड़ते हैं, जिस कारण हमारा क्या हो रहा है यहां पे, जिस कारण हमारी विद्युत उत्पादन हो रहा है, ठीक, और हमारे बाढ़ का कंट्रोल भी हो रहा है। तो डैम है, डैम के बाद में देखते हैं आप जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, पावर हाउस यहां पर है, उसके बाद में पावर लाइन है, तो हम इसको सप्लाई करते हैं। और भारत में अगर आप देखें तो संपूर्ण भारत की जो भी आवश्यकता है उसका 12 से 13% योगदान है, वो किसका है, जल विद्युत का है। और इसे कहां रखते हैं हम, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन, यानी ये किस में आएगा, ये स्वच्छ ऊर्जा संसाधन में आता है। दूसरी चीज ये नवीकरणीय है, यानी कि इसको रिन्यूएबल किया जाता, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए भारत में जल विद्युत का योगदान कितना है संपूर्ण विद्युत उत्पादन में, तो 12 से 13% है। बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्वच्छ संसाधन है, तो आप देखते हैं यहां पॉल्यूशन की कोई समस्या नहीं, यानी कि यहां से प्रदूषण नहीं हो सकता, पॉल्यूशन नहीं हो सकता है, तो ये स्वच्छ है। दूसरा, एक बार जल को यूज करने के बाद अगर इसका हम एक और सब्स्टिट्यूट डैम बनाते हैं और वहां पर यहां से निकले हुए जल को फिर रिजर्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे नवीकरण यानी रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे हम दोबारा भी क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। ठीक, ऊपर से देखें तो कहा गया है कि दामोदर घाटी परियोजना भारत की ऐसी पहली परियोजना है जहां पर आप देखते हैं कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से क्या किया जाता है, बिजली उत्पादन की जाती है। ठीक है, और भी ऐसी परियोजनाएं हैं, तो उसके संदर्भ में देखें तो हम देखते हैं ऐसे ही दो स्टेट हैं। दो स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आप अपना ही स्टेट देख लें, हम अपने स्टेट्स को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश को जब आप देखोगे तो ललितपुर हो गया, झांसी, महोबा, उरई, जालौन वगैरह वह हिस्सा आ गया। फिर हम सोनभद्र की ओर चले आते हैं और ये हमारा जो बन जाता है, ये टोटल क्या है, हमारा यूपी है। यूपी में आप देखते हैं तो यहीं से लगता है एक क्षेत्र जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वो एमपी। ठीक यानी इधर है कौन सा, एमपी, और इधर कौन सा है, यूपी। अब देखते हैं तो एक नदी है जो यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक उस नदी का नाम है बेतवा। ठीक, बेतवा है और बेतवा मिल जाती है किससे, यमुना से, इस नदी का नाम बेतवा। ठीक, ये बेतवा नदी है। इस पर क्या किया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने संयुक्त रूप से एक परियोजना बनाई, जिस परियोजना को नाम क्या दिया हमने, जिस परियोजना को नाम दिया माता टीला। माता टीला, माता टीला परियोजना ये दिया गया। तो ये संयुक्त रूप से किसकी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, दोनों की संयुक्त रूप से थी। तय ये किया गया था कि मध्य प्रदेश जो है इससे क्या लेगा, पानी की सप्लाई किसको होगी, मध्य प्रदेश को, यानी कि सिंचाई। आप देखो तो एमपी के हिस्से में क्या आया, बोले कि हमें चाहिए क्या, जल आपूर्ति, यानी कि हमें जो चाहिए होगी इससे जल आपूर्ति चाहिए होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री के मामले में मध्य प्रदेश से आगे है, तो उसने क्या कहा कि हमें इससे क्या चाहिए, हमें चाहिए विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, इन्हें विद्युत आपूर्ति चाहिए। ठीक, अब हद तो तब हो गई कि जब संसद में एक मंत्री जी इस चीज को लेके लड़ गए। लड़ क्या गए, उन्होंने कहा था कि जब तुम इस नदी के जल से, जब इस नदी के जल से आप क्या निकाल लोगे, बिजली निकाल लोगे, तो फसलों को हम क्या देंगे, उसमें तो कुछ बचे ही नहीं, तुमने तो पानी से बिजली खींच ली। बहुत समझाया, नहीं माने। अब वो पढ़े लिखे होते तो उन्हें पता होता कि पानी से बिजली खींच ली तो वो फसलों के लिए बेकार नहीं हो गया। हमने जो बिजली बनाई है वो पानी की गतिज ऊर्जा से बनाई, ना कि पानी से निकाल ली। तो ऐसे ही हमारे मंत्री जी थे, तो अड़ गए अपनी बात पे। 2.5 महीना लग गया माता टीला परियोजना को, बोला कि देखो इससे हम बिजली बना रहे हैं, ना कि पानी से बिजली नहीं खींच रहे हैं, बल्कि पानी की ये जो गतिज ऊर्जा है इससे हम टरबाइन घुमा के क्या बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। पर वो मानने को तैयार नहीं। जब उन्हें इस परियोजना पे ले जाया गया तब ये माने कितने दिन बाद, 2.5 महीने लगे इन्हें सिर्फ ये बात समझाने में कि जी हम देखो ऐसा है कि पानी की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, ना कि हम क्या कर रहे हैं, पानी से बिजली। लेकिन वो अड़े थे अपनी बात पे, नहीं हम इस परियोजना का विरोध करते हैं, तुमने जब पानी से बिजली खींच ली तो हम फसलों को क्या देंगे, वे तो सल्फेटा पानी हो गया, छूछा पानी है, उसे हम क्या करेंगे। तो इन्हें 2.5 महीने लगे महानुभाव को समझाने में कि देखिए नेताजी,
पानी जो है उससे बिजली नहीं खींच रहे, बल्कि पानी की गतिज ऊर्जा से हम क्या कर रहे हैं, विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, टरबाइन चला के बिजली निकाल रहे हैं। तो ये थी माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। ऐसी ही अन्य और परियोजनाएं हैं जिनके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।